अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल साइंस एम्पोरियम। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे समरफील्ड एटॉमिक मॉडल और एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब हम देखते हैं कि हमारे पास समरफील्ड एटॉमिक मॉडल जो है ये है क्या चीज़, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसको हम एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्यों कह रहे हैं। तो हमारे पास क्या है कि समरफील्ड एटॉमिक मॉडल हमारे पास तब आया था जब हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल में कुछ डिस्क्रिपेंसीज आई थी। समरफील्ड एटॉमिक मॉडल स्पेसिफिकली हमारे पास फाइन स्ट्रक्चर वाली डिस्क्रिपेंसी के ऊपर बेस्ड है। हमने बोहर मॉडल की लिमिटेशंस में देखा था कि बोहर मॉडल जो है वो फाइन स्ट्रक्चर को ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस एक्सप्लेन नहीं कर सका था। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास समरफील्ड आया था, जिसने हमारे पास बोहर की इक्वेशन में कुछ रिलेटिविटी करेक्शंस करके जो है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द एनर्जी लेवल्स बताया था और हमें स्पेक्ट्रम लाइंस जो थी हाइड्रोजन एटम की उसको भी एक्सप्लेन करके दिया था। अब हम फाइन स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो फाइन स्ट्रक्चर होती क्या चीज़ है। तो फाइन स्ट्रक्चर इज द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू सेवरल क्लोजली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर इक्विपमेंट ऑफ हाई रेजोल्यूशन। फाइन स्ट्रक्चर सिंपली हमारे पास स्प्लिटिंग है स्पेक्ट्रल लाइंस की इनटू सेवरल क्लोजली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स, यानी कि हमारे पास क्लोजली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स मौजूद हों स्पेक्ट्रल लाइंस में, तो दैट इज एक्चुअली द फाइन स्ट्रक्चर, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ हाईली रिजॉल्विंग पावर इक्विपमेंट के अंडर देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस फाइन स्ट्रक्चर को हमारे पास इसका आइडिया जो है वो समरफील्ड ने दिया था। उसने ये कहा था कि जो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रल लाइंस है वो हमारे पास फाइन स्ट्रक्चर रखते हैं। तो देखिए मॉडल में हमारे पास क्या बात की गई थी कि जो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन एटम का, जब हम उसको अंडर हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोस्कोप देखते हैं तो वहां पे हमें मिलता है फाइन स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारे पास जो लाइंस मौजूद होती हैं स्पेक्ट्रल लाइंस मौजूद होती हैं उनका तकरीबन नियरली सेम वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो हमारे पास इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए समरफील्ड ने ये कहा था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स्ड ऑर्बिट्स, वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स जो होते हैं वो हमारे पास सर्कुलर नहीं होते हमेशा, बल्कि हमारे पास इलिप्टिकल भी होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बोहर मॉडल में भी इस चीज़ का हिंट दे दिया था कि ऑर्बिट्स जो है वो हमारे पास जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस हमेशा सर्कुलर नहीं होते, बल्कि वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स भी हो सकती हैं। और इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो वन ऑफ द फोकाई के ऊपर मौजूद होता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। अब क्या कहते हैं कि जब हमारे पास ये मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का ऑन अ सर्कल, तब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिवोल्यूशन एंगल जो होता है वो सिर्फ चेंज होता है, ठीक है। देखिए जब आप सर्कल की बात करते हैं, मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब ये रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, तो इसका रेडियस चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इसका एंगल चेंज हो रहा होता है, ठीक है। जितना ये इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव करेगा इसका सिर्फ एंगल चेंज होगा, इसका रेडियस जो है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करें और यहाँ पे मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, तो ना सिर्फ इसका एंगल ऑफ रेवोल्यूशन चेंज होगा बल्कि इसका जो है हमारे पास रेडियस भी चेंज होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में हमारे पास सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सेस होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीटली सर्कुलर नहीं होता, तो हर एक पॉइंट पे हमारे पास इसका रेडियस भी सेम नहीं होता फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। ये पूरी बातें यहाँ पे मेंशन्ड है, ये आप देख सकते हैं। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे रेडियस भी चेंज हो रहा है और हमारे पास एंगल भी चेंज हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे मोमेंटम जो है वो टू टाइप्स के होते हैं जो कि हमें समरफील्ड ने बताए थे। उसने ये कहा था कि पहला जो हमारा मोमेंटम होता है दैट इज रेडियल मोमेंटम विच इज गिवन एज एन आर एच अपॉन टू पाई, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है। यहाँ पे जो ये एन आर है दिस इज द रेडियल क्वांटम नंबर। इसके अलावा हमारे पास एजिमुथल एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ पे मौजूद होता है, जो कि हमारे पास किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। चेंजिंग एंगल की वजह से जो हमारे पास momentum generate होता है that is known as the azimuthal angular momentum and it is given as k h upon 2 pi where k is the azimuthal quantum नंबर, ठीक है। तो दिस इज द समरफील्ड एटॉमिक मॉडल, जिसमें उसने कहा था कि हमारे पास ऑर्बिट्स जो है वो हमेशा सर्कुलर नहीं होते बल्कि वो हमारे पास इलिप्टिकल भी होते हैं, और जब हमारे पास ऑर्बिट्स इलिप्टिकल हो जाएं तो तब हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास ना सिर्फ एंगल में चेंज आता है बल्कि रेडियस में भी चेंज आता है। इस हिसाब से हमारे पास दो किस्म की मोमेंटा जनरेट होते हैं, एक हमारे पास रेडियल मोमेंटा होता है और दूसरा हमारे पास एजीमुथल एंगुलर मोमेंटम होता है। अच्छा, तो फिर हमारे पास टोटल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा रेडियल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर विच इज n इज इक्वल टू एन आर प्लस के, वेयर एन आर एन के आर रिलेटेड टू सेमी मेजर एक्सिस ए एंड सेमी माइनर एक्सिस बी एज फॉलोज। अब अगर हम इस एन आर और के को रिलेट करते हैं विद द सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस, तो हमारे पास वो किस तरह से हो जाएगा, बी बाई ए इज इक्वल टू के अपॉन एन आर प्लस के विच इज इक्वल टू के बाई एन। यानी कि अगर हमारे पास
सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस की हम रेशो लेते हैं तो वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा k अपॉन n, वेयर k इज अवर एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड n इज अवर टोटल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब इसमें हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस हमारे पास ये है कि हमारा k जो है वो जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हमारा k जीरो की इक्वल हो जाता है तो हमारे पास इक्वेशन वन क्या बन जाएगी, b by a is equal to 0 by n, which implies that b by is equal to 0, which gives us b equal to 0. Then ellipse will take place the shape of the straight line passing through the nucleus. ठीक है, देखें अब ये किस तरह से हो रहा है कि अगर देखें आपके पास, हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमारा b जीरो की इक्वल है। ठीक है, तो देखिए आप अपने इस b को जीरो की इक्वल ले लें, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ही रह जाएगी। ठीक है, एक ही आपके पास एक्सेस रह जाएगी। आपने सेमी माइनर एक्सेस को जीरो की इक्वल ले लिया तो जाहिर सी बात है आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेमी मेजर एक्सेस रह जाएगी, एलिप्स खत्म हो जाएगा और आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो के हमारे पास जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। सही है। सेकेंड आपके पास ये है कि अगर आपके पास के लेस देन एन हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि माइनर एक्सेस बी जो है वो हमेशा लेस देन हो जाएगा मेजर एक्सेस ए। ठीक है, अगर आपके पास के लेस देन एन हो जाता है तो बी जो है दैट शुड बी लेस देन ए। थर्ड आपके पास पॉइंट आते हैं कि इफ k इज इक्वल टू n, अब अगर हमारे पास k और n एक दूसरे की इक्वल हो जाते हैं, दैट इज द अजीमुथल क्वांटम नंबर इक्वल टू द टोटल क्वांटम नंबर, तो हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस भी एक दूसरे की इक्वल हो जाते हैं और हमारे पास एलिप्स जो है वो एक सर्कुलर शेप ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तीन केसेस डिस्कस किए। पहले केस में हमारे पास अगर हमारे पास एक एक्सेस जो है वो जीरो की इक्वल हो जाता है तो हमारे पास जो शेप है एलिप्स का वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अगर हमारे पास k लेस देन n हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b विल बी लेस देन a and this will give us an ellipse shape। ठीक है, और अगर हमारे पास k और n एक दूसरे की इक्वल हो तो हमारे पास दोनों एक्सेस जो है वो एक दूसरे की इक्वल हो जाएंगे और हमारे पास एलिप्स जो है वो एक सर्कल की शेप इख्तियार कर लेगा। तो ये तीन केसेस जो है वो आपको आने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि k की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो पहले हम कहते हैं कि लेट्स से हमारे पास n जो है वो 1 की इक्वल है और k भी 1 की इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास b बाय a क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 विच इज इक्वल टू b इज इक्वल टू a। एंड ऐसे केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा। ये केसेस हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो अब इन केसेस को आगे लेकर जाते हुए हम मुख्तलिफ k की वैल्यूज और n की वैल्यूज कंसिडर करेंगे। ठीक है, और फिर उनके हिसाब से हम देखेंगे कि अब हमारे पास शेप किस तरह का बन रहा है। ठीक है, अब सेकंड वैल्यूज हम ऐसे ले लेते हैं कि हम n को 2 ले लेते हैं और k को 1 and 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि अगर हमारे पास n 2 हो और k 1 हो तो क्या हो जाएगा, हमारे पास b बाय इज इक्वल टू k बाय n। यहाँ पर देखें हमने k की जगह 1 पुट कर दिया और n की जगह 2 पुट कर दिया, तो हमारे पास b किस चीज की इक्वल हो गया, हाफ a की इक्वल हो गया। तो अब ये मेरे पास एक सर्कल नहीं होगा क्योंकि मेरे पास a जो है वो b के इक्वल नहीं है, बल्कि मेरे पास किस तरह की शेप आ जाएगी, कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी। ठीक है, फिर हम सेकंड केस इसमें ले लेते हैं, वो क्या है कि हमारे पास n भी 2 है और k भी 2 है। मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मेरे पास b और a इक्वल आ जाएंगे। रिजल्ट देखिए 1 आ रहा है ना, तो यहाँ से a को अपोजिट साइड पे ले जाएं, b इज इक्वल टू a आ जाएगा, सर्कुलर शेप। तो अगर आपके पास ये कंडीशंस गिवन है, यानी कि आपके पास n 2 हो और k 1 and 2 दो वैल्यूज रखता हो, तो आपके पास कुछ इस तरह की शेप्स बनेगी। ठीक है, इस तरह का आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर मूव करेगा। थर्ड आप केस ले लेते हैं कि n हमारे पास 3 है तो k मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। फिर k1 के लिए हम देखते हैं तो b हमारे पास 1 बाई 3 a आएगा। अगर मैं k2 के लिए ले लेती हूँ और n 3 ही रहेगा तो मेरे पास b क्या हो जाएगा, 2 बाई 3 a हो जाएगा। और अगर मैं दोनों को सेम ले लेती हूँ तो अगेन मेरे पास एक सर्कुलर शेप आ जाएगा। और इन तीनों वैल्यूज को लेते हुए मैंने यहाँ पर इसकी फिगर भी ड्रॉ कर लिया है। इस तरह से आप n4 ले लें, k1 2 3 4 हो जाएगा, आप उसके लिए वैल्यूज डिटरमाइन करें और आपके पास इस तरह से अगेन शेप्स बन जाएंगी और आपको पता चल जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपके पास किस टाइम पे इलिप्स है, किन वैल्यूज पे इलिप्स आते हैं और किन वैल्यूज पे आपके पास सर्कुलर शेप आता है। तो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज, इससे आगे भी आप जा सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप यहाँ तीन कंडीशंस आप इसमें प्लेस कर दें, ये एक्सप्लेन कर दें, दैट्स इनफ। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास शॉर्ट कमिंग्स ऑफ बोहर एक्सटेंशन मॉडल और समरफील्ड एटॉमिक मॉडल। सबसे पहली जो है हमारे पास इसकी फेलियर है वो ये है कि इसमें हमारे पास ये एक्सप्लेन नहीं कर सका था वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ द फाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स। ठीक है, जो फाइन स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स में इंटेंसिटी वेरिएशन आ रही है वो क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है, इस चीज़ को समरफील्ड एक्सप्लेन नहीं कर सका था। फिर हमारे पास इसने एक और क्या चीज़ एक्सप्लेन नहीं की थी, वो ये थी कि हमारे पास एनॉमलस जीमन इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। अब जीमन इफेक्ट क्या चीज़ होता है और फिर एनॉमलस जीमन इफेक्ट क्या चीज़ होता है, ये चीज़ हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो समरफील्ड मॉडल जो था वो एनॉमलस जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सका था। थर्ड इसकी शॉर्टकमिंग आती है कि इट डज नॉट गिव करेक्ट नंबर ऑफ लाइंस ऑब्जर्व्ड इन द स्पाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये हमारे पास करेक्ट नंबर ऑफ लाइंस भी नहीं बताता कि कितनी लाइंस जो है वो हमारे पास जनरेट होती हैं इन द फाइन स्ट्रक्चर, या फिर आती हैं हमारे पास ऑब्जर्व की जा सकती है इन द फाइन स्ट्रक्चर। तो इस चीज की भी करेक्ट नंबर ये हमें नहीं दे सका। फोर्थ शॉर्टकमिंग ये है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, और ये हमें उन एटम्स का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करके नहीं देता जिनमें मोर देन वन इलेक्ट्रॉन हो। यानी कि हाइड्रोजन एटम तक तो समरफील्ड एटॉमिक मॉडल अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम से बाहर निकलते हैं, यानी हम कोई दूसरा एटम ले लेते हैं एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन, तो हमारे पास समरफील्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो उनका स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सो दीज वर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ समरफील्ड मॉडल, and this was all about the Summerfield model. It is quite simple and easy. It's all about the elliptical orbits. फिर हमारे पास किस किस किस्म की ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उनको हमने डिस्कस कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ दीज वैल्यूज। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।